हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नेम है गति। इसके अंदर जो जो टॉपिक्स हम करेंगे वो यहाँ आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में देख सकते हैं। दो भौतिक अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। पहली है विश्रामावस्था और सेकंड है गतिजावस्था। विश्राम और गतिज अवस्था क्या होती हैं, हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। आप जब एक जगह पर बैठे हुए हैं तो उसे हम विश्राम अवस्था कहते हैं। मतलब जब हम कोई भी एक फिक्स पॉइंट सोच के रखते हैं और उसी पॉइंट पर हम बैठे हुए हैं, हम चल नहीं रहे हैं, तो वो विश्राम अवस्था है। लेकिन अगर उसी पॉइंट के सापेक्ष अगर आप गति कर रहे हैं, मतलब आपने उस पॉइंट से कुछ दूरी तय की है, तो उसे कहा जाता है गतिज अवस्था। अब जब कोई भी वस्तु गति में है तो वो दो तरह से गति कर सकती है। पहला, एक समान गति, कि जितनी दूरी तय कर रहे हैं वो समय के अंतराल में एक जैसी गति तय करती जा रही है। असमान गति है कि कभी धीरे चल रहा है, कभी तेज चल रहा है। अब जो असमान गति होती है वो हमारी दो तरह से होती है। अगर हम लगातार गति में जो बदलाव कर रहे हैं वो बढ़ता जा रहा है तो वो होता है त्वरण। मतलब आपने एक पॉइंट से चलना शुरू किया और लगातार आप अपनी गति को बढ़ाते जा रहे हो, आप अपनी स्पीड को बढ़ाते जा रहे हो। और अगर आप लगातार गति को कम करते जा रहे हैं, जैसे पहले आप 70 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे हैं, फिर आप 65, 60, 55, 50, तो वो क्या है, मंदन गति। अब जब हम गति करते हैं, त्वरण करते हैं और मंदन करते हैं, अगर एक समान कर रहे हैं, मतलब समान अंतराल के अंदर समान गति हम तय कर रहे हैं, तो वो होता है हमारा समान त्वरणीय गति। और अगर गति मंदन में आ रही है, स्पीड कम हो रही है, तो वो है समान मंदन गति। और अगर हमारी गति है, जो स्पीड है, वो समय अंतराल में, एक जैसे समय अंतराल में लगातार बढ़ नहीं रही है, कभी कम बढ़ रही है, कभी ज़्यादा बढ़ रही है, तो वो होता है एक समान त्वरणीय गति। और अगर हमारी जो गति कम हो रही है वो कभी कम गैप में कम हो रही है, कभी ज़्यादा गैप से कम हो रही है, जैसे पहले आप 65 से 60, 55, 50 चल रहे हैं, फिर आप 53, 52, कभी फिर आप 40, फिर 38 किलोमीटर प्रति घंटा से इस तरह से चल रहे हैं, कभी ज़्यादा कभी कम गैप से, तो वो होता है असमान मंदन गति। अब गति की तीन समीकरण होती हैं। v इक्वल टू यू प्लस AT, s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। यहाँ से हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। इनमें ये चार वेरिएबल्स होते हैं, हर समीकरण के अंदर चार वेरिएबल हैं। कोई भी तीन वेरिएबल दे रखे होंगे और फोर्थ वाला हमने निकालना होता है। तो इस तरह से हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अब हम करते हैं वन बाय वन। अब सबसे पहले है विश्रामावस्था। कोई वस्तु विश्रामावस्था में तब कहलाई जाती है जब उसकी स्थिति में किसी एक बिंदु के सापेक्ष कोई बदलाव ना हो रहा हो। जैसे ये आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया और उसी ऑब्जेक्ट के आसपास हम बैठे हुए हैं, कोई गति में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो वो है विश्राम अवस्था। और अगर इसी बिंदु के सापेक्ष आप यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं, या इधर चल रहे हैं या इधर चल रहे हैं, तो इस बिंदु से जितना बदलाव आता जा रहा है लगातार, उस बदलाव को हम कहते हैं गतिज अवस्था। गतिज अवस्था के जो प्रारूप होते हैं, अलग अलग गतिज अवस्थाएं होती हैं। पहला है घूर्णन गति। एक गोलाकार पथ में आप गति करते जा रहे हैं। रेखीय गति, आप सीधे सीधे किसी रोड से जा रहे हैं। कंपन गति, दोलन गति, जैसे घड़ी में आप देखते हैं एक पेंडुलम होता है, ऐसे बंधा हुआ होता है एक थ्रेड से, और वो इस तरह से अपनी गति करता रहता है, तो उसे कहते हैं हम दोलन गति। अब यहाँ से जो ये गति हैं वो दिशा के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। एक है अदिश राशि। आदिश मतलब जिसमें हम दिशा के बारे में कोई भी बात नहीं करते, सिर्फ हम उसकी वैल्यू की बात करते हैं। जैसे चाल है, दूरी है। दूरी हम कहते हैं कि हमने 20 किलोमीटर की दूरी तय की, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से हम चाल से चल रहे हैं, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं, तो इसमें कोई दिशा की बात नहीं कर रहे हैं, तो ये होती है हमारी अदिश राशि। सेकेंड होता है विस्थापन वेग, सदिश राशि के अंदर। इनमें क्या होता है कि हम यहाँ वैल्यू के साथ साथ, मोल के साथ साथ दिशा की भी बात करते हैं, कि हमने 20 किलोमीटर की दूरी तय की सोनीपत से दिल्ली की तरफ, या दिल्ली में ही आप किसी एक पॉइंट की बात करते हैं कि हमने बाईपास से चलना स्टार्ट किया और हमने 20 किलोमीटर की दूरी तय की, तो वो होता है हमारा सदिश राशि। अब है दूरी और विस्थापन। दूरी क्या होता है कि जब हम किसी रास्ते पर अपनी दूरी तय कर रहे हैं, हमने एक बिंदु से चलना स्टार्ट किया और जहाँ तक हमने जाना है हम वहाँ तक चल रहे हैं, जो भी पाथ, जो भी रास्ता हमने वहाँ तय किया, तो उसका जो वास्तविक पाथ होता है, जहाँ पर कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच चलती है,
तो उसके माप को दूरी कहा जाता है। जैसे हमारा ये ए पॉइंट प्रारंभिक बिंदु है, हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया है, इस तरह से हम एक गली में से होते हुए जा रहे हैं और ये हमारा अंतिम बिंदु है। तो हमने इस एरो के थ्रू जितनी भी दूरी तय की वो हमारा वास्तविक पाथ है। तो यहाँ पर कोई भी हम दिशा की बात नहीं कर रहे हैं। तो दूरी होती है एक अदिश राशि होती है, केवल इसमें मापन होता है, वैल्यू होती है, दिशा की हम बात नहीं करते। जैसे कि रमेश 65 किलोमीटर की दूरी चलता है। सेकंड है विस्थापन। किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है। जैसे हमने ये बात की कि ए से हम बी की तरफ चल रहे हैं, लेकिन जो हमारा शॉर्टकट होता है ए से बी तक, जो डायरेक्ट पाथ होता है, जो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की कम से कम दूरी होती है, वो होती है हमारी विस्थापन। और जो विस्थापन होता है एक सदिश राशि होती है जिसमें मापन और दिशा दोनों होते हैं। जैसे कि रमेश घंटा घर से 65 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलता है। तो यहाँ हम दिशा की बात कर रहे हैं दूरी के साथ, तो उसे विस्थापन कहा जाता है। विस्थापन का मूल है शून्य हो सकता है, दूरी कभी भी शून्य नहीं होती। वो शून्य कब हो सकता है, जैसे हम किसी गोलाकार पथ में चल रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और बी पॉइंट तक आकर अब यहाँ हम देखते हैं हमने ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और ए पॉइंट ही हमारा अंतिम स्थिति है। तो यहाँ प्रारंभिक और अंतिम स्थिति दोनों ही समान है। और विस्थापन क्या होता है, अंतिम और प्रारंभिक जो बिंदु होते हैं उनके बीच की न्यूनतम दूरी। तो यहाँ पर जो दूरी रहेगी वो शून्य रहेगी। तो इस तरह से हमारा जो विस्थापन है वो क्या हो सकता है, शून्य। लेकिन यहाँ की कुल जो दूरी रहती है वो हमारा सरकमफेरेंस के इक्वल होता है 2πr के। अब ये डिफरेंस आप देख सकते हैं दूरी और विस्थापन के बीच में। फर्स्ट पॉइंट है जो वास्तविक पथ होता है प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच, वो हमारी दूरी कहलाती है। और विस्थापन क्या है, प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच दूरी, न्यूनतम जो दूरी होती है वो विस्थापन है। दूरी अदिश राशि होती है, कोई दिशा की बात हम यहाँ नहीं करते। और जो विस्थापन है वो सदिश राशि होता है। थर्ड पॉइंट, यह हमेशा धनात्मक होती है, मतलब इसकी जो भी वैल्यू होती है, कोई भी दूरी आप तय करते हैं तो वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, कभी भी शून्य नहीं होता। अगर आपने कोई भी दूरी तय की है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप 0 दूरी तय कर रहे हैं, और ना ही ऋणात्मक होता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकते हैं। जैसे शून्य की हमने बात की, अगर हम सर्कल में चल रहे हैं तो वो शून्य होता है। धनात्मक की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। ऋणात्मक मतलब नेगेटिव वैल्यू, कि आप जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया आप उस पॉइंट पर आकर रुके और दूसरी डायरेक्शन में आप चल रहे हैं। जैसे ए पॉइंट से आपने चलना शुरू किया, फिर आप वापस ए पॉइंट से चलकर और आप बी पॉइंट तक जा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ऋणात्मक। दूरी किसी भी रेखीय पथ में विस्थापन के बराबर हो सकती है। जैसे आप इस रेखा से चल रहे हो ए पॉइंट से बी तक, तो यहाँ पर हमारा दूरी भी समान है और विस्थापन भी समान है। और जो विस्थापन होता है, इस इकाई का मापन या तो दूरी के मापन के बराबर होगा या फिर उससे कम होगा। अब यहाँ आप ये न्यूमेरिकल देख सकते हैं। यदि कोई वस्तु अर्धगोलाकार पथ पर चल रही है, उसकी त्रिज्या 10 मीटर है, तो प्रारंभिक और अंतिम स्थितियाँ ए और बी दी गई हैं, तो उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन और दूरी क्या होगा। दूरी यहाँ से ए पॉइंट से हम चले हैं और बी पॉइंट तक आकर हम रुकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दूरी। तो टोटल जो सर्कल होता है उसका सरकमफेरेंस होता है 2πr। लेकिन हमने पूरा सर्कल नहीं कवर किया, अर्ध गोला है, आधा गोला है, तो वहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा πr। तो पाई और आर त्रिज्या होती है, तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे। विस्थापन क्या होता है हमारा, ए से बी न्यूनतम दूरी, तो ए से बी की न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा हमारा, डायमीटर। आर प्लस आर 2r के इक्वल हो जाएगा। अब है एक समान गति और असमान गति, कि जो हम दूरी तय कर रहे हैं, अगर कोई वस्तु बराबर दूरी बराबर समय में, मतलब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम के अंदर कवर कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं एक समान गति। और जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं दूरी एस और टी के बीच में, तो यहाँ हम देखेंगे कि हमें ये एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। और इसमें जो दूरी और जो समय होता है, यहाँ से इसका जब हम स्लोप ड्रॉ करते हैं, स्लोप हम मैथ्स में पढ़ते हैं कि जो हमारी वाई एक्सिस के अंदर वैल्यू होती है उसको हम डिवाइड करते हैं एक्स एक्सिस से। तो वाई एक्सिस के अंदर यहाँ हमने डिस्टेंस को लिया है, तो एस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा हमारा, टी टाइम। तो एस बाई टी किसके इक्वल होता है, चाल के इक्वल होता है वी। तो यहाँ से जो हमारी समान गति के अंदर चाल आती है, चाल इक्वल रहती है टाइम के साथ, तो इसलिए चाल और जो टाइम का ग्राफ आएगा वो एक सीधी सीधी लाइन आ जाएगी। तो ये एक समान गति का एग्जाम्पल है। सेकंड है असमान गति। यदि कोई अलग अलग दूरी अलग अलग समय में पूरी कर रहा है तो उसे कहते हैं असमान गति, कि वो असमान गति से चल रहा है। अब असमान गति दो तरह से हो सकती है। फर्स्ट है त्वरण। त्वरण मतलब स्पीड बढ़ना,
कि अगर गति समय के साथ लगातार बढ़ रही है तो उसे त्वरण गति कहते हैं, और अगर गति समय के साथ लगातार घटती जा रही है तो उसे मंदन गति कहा जाता है। अब जब दूरी और समय का जब हम स्लोप ड्रॉ करते हैं तो वहाँ से हमारे पास वैल्यू आती है चाल। तो चाल क्या है? गति के दर का मापन, मतलब कितनी दूरी कितने समय में हम कवर कर रहे हैं, वो होती है हमारी चाल। दूरी बटे समय। तो इसको जब हम दूरी को समय से भाग देते हैं तो वहाँ से हमारी चाल आ जाती है। चाल एक अदिश राशि है। यहाँ हम क्योंकि दूरी को भी हम अदिश राशि कंसिडर करते हैं, तो दूरी बटे समय क्या आ जाएगी? अदिश राशि। मतलब इसमें हम किसी दिशा की बात नहीं करते, ये दिशा रहित होती है। और इसका जो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, दूरी का जो एसआई मात्रक है वो मीटर है और समय का मात्रक सेकंड है। तो यहाँ से चाल का मात्रक आ जाएगा मीटर पर सेकंड। यदि कोई वस्तु समान गति से विचरण कर रहा है तो वह समान चाल द्वारा अपनी दूरी तय करता है। पर यदि असमान गति हो तो जो वस्तु की चाल है एक समान न रहकर वो बदलती रहती है। तो वो एक असमान गति के अंदर जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम औसत चाल की बात करते हैं। औसत चाल वहाँ से निकाली जाती है क्योंकि गति समान नहीं है, तो इसलिए फिर औसत निकाला जाता है कि ओवरऑल कितनी स्पीड से हमारा व्हीकल या हम चल रहे हैं। तो औसत चाल क्या आ जाएगी? कुल दूरी, जितनी भी टोटल दूरी तय की गई है बटे कुल समय, कितने समय के अंदर वो किया गया है कवर, तो वो है हमारी औसत चाल। ये न्यूमेरिकल आप यहाँ से देख सकते हैं। किसी वस्तु की चाल का मापन मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर दर प्रति घंटे में ज्ञात करना है। यदि वह वस्तु 40 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटों में कवर करती है, तो दूरी है 40 किलोमीटर, समय है 5 घंटे, तो चाल क्या आ जाएगी? 40 बटे 5, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी को अगर हमने मीटर पर सेकंड में निकालना है तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से गुना करेंगे, और घंटे, क्योंकि यहाँ पर हमारा 5 घंटे दिया गया है तो घंटे को हम सेकंड में बदलते हैं। तो हमें पता है एक जो घंटा होता है 1 आवर होता है हमारा 60 मिनट के इक्वल होता है, और 1 मिनट है वो इक्वल है 60 सेकंड के। तो टोटल जो 1 घंटा आएगा वो क्या हो जाएगा? 60 गुना 60, 3600 सेकंड। तो उससे जब हम डिवाइड करेंगे तो वहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी 2.2 मीटर पर सेकंड। तो हम डायरेक्ट भी ये रूपांतरण कर सकते हैं। अगर चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर पर सेकंड में निकालना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और अगर चाल मीटर पर सेकंड है उसको किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है तो उसका रिवर्स कर दीजिए 18/5। तो इसको आप लर्न भी कर सकते हैं। मीटर स्मॉल यूनिट है, किलोमीटर बड़ी यूनिट है, तो बड़ी में कन्वर्ट करना है तो ऊपर बड़ी वैल्यू 18 ऊपर आएगा डिवाइड बाय 5। तो ये था हमारा आज के लिए टॉपिक। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर का, जिसमें हम वेग के बारे में बात करेंगे, समान असमान, मंदन, त्वरण और जो समीकरण होती हैं उन सब के बारे में हम यहाँ पर करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। आप सभी अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करते रहें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।